हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश में आया 5G, पीएम ने लॉन्चिंग की। दिल्ली मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस शुरू। जियो अगले साल देश भर में 5G देगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 1 अक्टूबर से ही 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, दिल्ली की प्रगति मैदान में आज से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, यह इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद और बेंगलुरु समेत देश के 8 शहरों में 5G सर्विस देने का ऐलान किया। वही दोस्तों, एयरटेल का 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचाने का प्लान है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने भी कहा है कि 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। वही दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में पाक सरकार का ट्विटर अकाउंट फिर बंद। PFI बैन के खिलाफ ट्वीट के बाद एक्शन। जुलाई में भी हुआ था ब्लॉक। तो दोस्तों, भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। वही दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की कानूनी मांग के बाद ट्विटर ने कार्रवाई की है। और दोस्तों, पिछले दिनों सरकार के ट्विटर अकाउंट से PFI पर 5 साल के बैन के खिलाफ ट्वीट किए गए थे। इसी वजह से यह कार्रवाई हुई है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में भारत सरकार और ट्विटर की ओर से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। लेकिन दोस्तों, अब कोई भी भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को ओपन कर सकता है, तो नोटिस लिखा मिल रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में इस तरह की यह दूसरी घटना हुई है। वही दोस्तों, इस अकाउंट को पहले जुलाई में भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से बहाल कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। G20 शिखर सम्मेलन 2022 बैठकों के लिए देश के 55 शहर सेलेक्ट। 4 से 5 बैठकें हरियाणा में होगी। केंद्रीय टीम कर चुकी है दौरा। तो दोस्तों, भारत आगामी 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 देशों के समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है। वही दोस्तों, इस दौरान अलग अलग विषयों पर देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 200 बैठकें होगी। और दोस्तों, इन बैठकों के लिए देश के 55 विभिन्न शहरों का चयन किया गया है। तो दोस्तों, इनमें हरियाणा के गुरुग्राम जिले को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की 4 से 5 बैठकें यहाँ कराई जाएगी। वही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय की G20 टीम गुरुग्राम का दौरा कर चुकी है और दोस्तों, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में चर्चा कर रही है। वही दोस्तों, विदेश मंत्रालय की G20 शिखर सम्मेलन टीम में विशेष कार्य अधिकारी प्रवीण जाखड़, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से कार्यक्रम निदेशक महेंद्र सहगल तथा G20 लॉजिस्टिक कंस्टेंट लक्ष्मी प्रभा शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुग्राम चूंकि अर्बन डेवलपमेंट का अनूठा मॉडल है, जिसे भी शौकेज अर्थात दिखाया जा सकता है। वही दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 अन्य राष्ट्र भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भाग लेंगे। वही दोस्तों, उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च होगी, जहां पर शिखर सम्मेलन का पूरा कैलेंडर प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हो चुके हैं यह 6 बड़े बदलाव। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ज्यादा ब्याज, पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू, सिलेंडर सस्ता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। वही दोस्तों, इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है। वही दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याजों में बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों,
2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे और दोस्तों मौजूदा नियमों के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम भी लागू हो गया है। तो दोस्तों इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ऑयल की तरफ से 1 अक्टूबर को जारी कीमत के मुताबिक 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, जो राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1885 रुपए से 25.50 पैसे घटकर 1859.50 हो गई है। वही दोस्तों कोलकाता में इसकी कीमत 1995.50 रुपए से 36.5 रुपए घटकर 1959 रुपए कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चीनी फोन कंपनियों की भारत बाजार में हिस्सेदारी घटेगी। कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ चल रही है 7,300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार दबाव के चलते चीनी स्मार्टफोन कंपनियां भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा सकती है। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी फिच ने बाजार पर नजर रखने वाली फर्म काउंटर पॉइंट और आईडीसी की रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही है। तो दोस्तों फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिमांड मजबूत रहेगी, लेकिन हाल ही में सरकारी एजेंसियों द्वारा चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई असर दिखाएगी और चीनी कंपनियां बाजार हिस्सेदारी गंवा सकती है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जून तक देश की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनियों में 4 चीन की है, जिनका 63% बाजार पर कब्जा है। वही दोस्तों टॉप 5 में से एकमात्र सैमसंग चीनी कंपनी नहीं है और दोस्तों चीनी कंपनियां शाओमी 19% बाजार हिस्सेदारी के साथ टॉप पर है। हालांकि दोस्तों बीते साल की तुलना में इसका मार्केट शेयर काफी घट गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच, मंदिर को कोई नुकसान नहीं, घाटी में 9 दिन में दूसरी बार ऐसी घटना। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के करीब एक बार फिर से एवलांच हुआ है। हालांकि दोस्तों यह कितनी दूर हुआ इसका भी पता नहीं चला है। वही दोस्तों श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष अजिंद्र जय ने बताया है कि इससे केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वही दोस्तों इससे पहले 23 सितंबर को मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे बने चोराबाड़ी ग्लेशियर में एवलांच आया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी NS रजवार ने बताया था कि यह काफी छोटा एवलांच था, इससे नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली थी। वही दोस्तों इसे देखकर लोगों को 10 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही का मंजर याद आ गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब सीएम के खिलाफ आपराधिक शिकायत, भूमि का विवाद, संगरूर MP के बेटे शिकायतकर्ता बोले वे कहते हैं अपने नाम जमीन साबित करो। तो दोस्तों पंजाब के संगरूर जिले से सांसद एवं शिरोमणि अकाली दल प्रधान सिमरजीत सिंह मान के बेटे ईमान सिंह पंजाब के CM भगवंत मान और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। तो दोस्तों उन्होंने जमीनी विवाद पर अपने नाम पर 125 एकड़ जमीन होने का दावा किया है। वही दोस्तों ईमान सिंह ने पंजाब CM भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की है। तो दोस्तों ईमान सिंह के मुताबिक CM और पंचायत मंत्री के अनुसार उन्हें कहा गया है कि यदि उनके पास इतनी जमीन है तो वह इसे साबित करके दिखाए। और दोस्तों कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 नवंबर को होगी। वही दोस्तों ईमान सिंह के वकील ने बताया है कि ईमान सिंह मान पर पंचायती जमीन पर कब्जा करने की आरोप है, जो सरासर झूठ है। और दोस्तों ईमान सिंह के नाम पर 5 बीघा और 14 बिस्वा जमीन है, जो दादा ने उन्हें उपहार के तौर पर दी थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि ईमान सिंह मान के पिता शिरोमणि अकाली दल प्रधान सिमरजीत सिंह मान ने पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आपके उम्मीदवार गुरमेल सिंह को 5,822 वोटों के अंतराल से हराया था। और दोस्तों 3 बार सांसद रह चुके सिमरनजीत सिंह मान अपने गर्म विचारों के कारण लगातार विवादों में रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 16 साल बाद कनाडा में डॉक्टरों की कमी, इमरजेंसी में भी 100 से 125 घंटे स्ट्रेचर पर इंतजार, राष्ट्रीय संकट के हालात। तो दोस्तों कनाडा में मेडिकल सिस्टम की सेहत बिगड़ने लगी है। तो दोस्तों यहाँ आपात चिकित्सा पर संकट मंडराने लगा है। वही दोस्तों हालत यह है कि मरीजों को इलाज के लिए 100 से 125 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। वही दोस्तों ट्रामा के मरीजों को भी 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वही दोस्तों आपको जानकारी
जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा में हेल्थ वर्कर्स की भी भारी कमी है और दोस्तों हालात यह है कि प्राथमिक चिकित्सा से ठीक हो सकने वाले मरीज भी देखभाल के अभाव में बीमार पड़ते जा रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि ओंटारियो के आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर रघु वेणुगोपाल का मानना है कि यह सब कुछ राजनीतिक भी है और उन्होंने कहा है कि ओंटारियो में 20 से अधिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कर्मचारियों की कमी के कारण बंद करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि यह संकट नहीं है, ऐसा कहना अनुचित है। वहीं दोस्तों इस संकट से निपटने के लिए कनाडा की सरकार और देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने विदेशों से नर्सों को बुलाने और हाल ही में रिटायर्ड नर्सेज को फिर से नौकरी पर रखने के लिए प्रयास कर रही है और दोस्तों अधिकांश प्रांत अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इसमें नए डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य मेडिकल कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी के मंच पर एकजुट दिखे राजस्थान भाजपा के दिग्गज। कांग्रेस में कलह के बाद बीजेपी ने बदली रणनीति, 38 सीटों के लिए आए प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राजस्थान कांग्रेस में सड़क पर आ चुकी कलह के बीच राजस्थान बीजेपी ने एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबू रोड में हुई सभा में प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गज एक ही मंच पर दिखे। वही दोस्तों राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस में खींचतान के बीच आई यह तस्वीर कई मायनों में खास है। वही दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे को लेकर यह तय हुआ था कि आबू रोड में मानपुरा हाईवे पट्टी से पीएम दिल्ली लौट जाएंगे और ऐसे में पीएम का एक स्वागत कार्यक्रम वहां रखा गया। वही दोस्तों इसी बीच कांग्रेस के सीएम पद को लेकर राजस्थान में भारी कलह उभर कर सामने आ गई। वही दोस्तों ऐसे में यह तय किया गया कि इस स्वागत कार्यक्रम के बहाने राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सकता है और कांग्रेस की खेमेबाजी और आपसी लड़ाई के बीच यह संदेश दिया गया कि बीजेपी पूरी तरह एकजुट है और यहाँ नेताओं के बीच किसी किस्म का मनमुटाव नहीं है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे द लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।